चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम क्या कर रहे थे? कल मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा था हेड ऑन कोलिजन पे बेस्ड, राइट? तो हेड ऑन कोलिजन में हमने परफेक्टली इन इलास्टिक पढ़ा, इलास्टिक कोलिजन पढ़ा, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, आगे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करें। तो क्या है क्वेश्चन? टू बॉल्स of masses 2 kg and 4 kg are moved towards each other with velocity 4 meter per second and 2 meter per second respectively on a frictionless surface. After colliding, the 2 kg ball returns back with velocity 2 meter per second. Then find. ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है, करो। Velocity of 4 kg ball after collision, coefficient of restitution, impulse of deformation, maximum potential energy of deformation, impulse of reformation. ये सब आपको बताना है, बताइए। चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे इसका, क्वेश्चन को पढ़ के कि क्या कह रहा है, क्या क्या गिवन है ना। तो यहाँ पे दो बॉल हैं, तो यहाँ पे दो बॉल ड्रॉ कर लेते हैं हम। इस तरीके से दो बॉल हैं और इनके मासेस तो हमें पता ही है, 2 kg एंड 4 kg। ठीक है, जो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और वेलोसिटी भी दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड एंड 2 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। मतलब इसकी वेलोसिटी है 4 और इसकी है 2, एक दूसरे की तरफ। तो एक दूसरे की तरफ बोला है और ऐसा कुछ दिया भी नहीं है, तो ये कौन सा कॉलिजन हो गया? हेड ऑन कॉलिजन हो गया, राइट? ये 4। अभी दोनों क्या होंगे? टकराएंगे आपस में, और टकराने के बाद क्या होगा? दोनों की वेलोसिटीज बदल जाएंगी, कुछ हो जाएंगी, तो हमें नहीं पता क्या होंगी, है ना। लेकिन हमें दिया जरूर है कि टकराने के बाद जो 2 kg की बॉल है वो रिटर्न्स बैक विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। मतलब जो 2 kg वाली ब्लॉक है, दो बॉल है, उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। और 4 kg वाली की पता नहीं कितनी, हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v, इस साइड, ये हमने मान ली v, ठीक है, 4 kg। तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगा दूं इसमें ताकि मैं v निकाल पाऊं। फर्स्ट क्वेश्चन यही है ना हमारा, वेलोसिटी ऑफ 4 kg बॉल आफ्टर कॉलिजन। तो क्या लगा दूं, बता दो। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूं इसमें सीधा? भाई मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही, दो फ्री बॉडीज हैं और टकरा रही हैं, तो जो अगर दोनों को हम कंबाइंड सिस्टम लेते हैं तो कॉलिजन के फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ बताइए? m1v1 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पॉजिटिव में, फिर दोबारा m2v2 करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? -8 इज इक्वल टू, अब इस वाले ब्लॉक का बॉल का लिखेंगे तो कितना, m×v, लेकिन अपोजिट में है तो -4 प्लस m×v। m कितना है? 4 और v है v, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? v इज इक्वल टू 1, v बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा, बताइए। ठीक है क्या? ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो फाइंड करते हैं हम कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला? ई बराबर
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखते हैं वो आफ्टर द कॉलिजन लिखते हैं, तो बताओ कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन? कितने लिखूं मैं? 2 + v, और v की वैल्यू हमें पता है तो मैं लिख देता हूँ पहले 2 + v डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो जाएगी बताओ? बिफोर द कॉलिजन दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो 4 + 2। ओके, तो हो जाएगा 4 + 2। अब v की वैल्यू 1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो v की वैल्यू को 1 रखा तो ये 2 + 1 कितना हो गया? 3। 3 डिवाइडेड बाय 6, तो e की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? 1/2। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, है ना आसान? बोलिए। अब बताइए थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, तो देखो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन तो हम निकाल लेंगे, लेकिन आपको याद है कैसे निकाला था इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन? उसके लिए हमें वी कॉमन की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप रिवाइज करते हैं, जैसे मैंने बोला है डेली रिवाइज करते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि हमें इन दोनों के बीच में एक चीज और फाइंड करनी पड़ेगी। ये तो टकराने के पहले और टकराने के बाद की सिचुएशन हो गई, पर इसके बीच में एक एक टर्म और आती है जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है। तो जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है तब दोनों की वेलोसिटी जो होती हैं वो कॉमन हो जाती हैं। याद आया आपको? तो मतलब कुछ ऐसा होता है। तो क्या करें, डायग्राम बना लेते हैं एक बार और से। तो जब बीच में एक ऐसा मोमेंट आता है, जब याद है हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी डिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन, तो ये वाली जो चीज हो रही है ये तो हो रही है डिफॉर्मेशन। तो जब डिफॉर्मेशन हो रहा है तो दोनों बॉल्स देखो, दोनों बॉल्स टकराई, दोनों बॉल्स पास आई, दोनों बॉल्स पास आते 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 ऐसे एकदम एक दूसरे में इस तरह से थोड़ी विकृत हो जाएंगी यहाँ पे, है ना? मतलब इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। याद है वी कॉमन हमने लिखा था? याद करो, आ गया याद? तो ये केस कौन सा है? जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे क्या होगा? सारी की सारी जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो चुकी होगी किसमें? डिफॉर्मेशन की एनर्जी में। और फिर यहाँ क्या हो रहा है? ये हो रहा है डिफॉर्मेशन, और वापस से ऑब्जेक्ट रिफॉर्म होके, ठीक, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें वी कॉमन निकालना पड़ेगा, वीसी निकालना पड़ेगा। तो वीसी निकालने के लिए क्या करें? यहाँ से लेके यहाँ तक हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, ठीक है? अच्छा, ये v की वैल्यू हमें पता है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि v की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं। और ये v कितना आया था? ये आया है 1 मीटर/सेकेंड, ठीक है? चलिए vc निकाल के बताओ मेरे को, vc कितना आएगा? vc निकाल के बताओ कितना आएगा, जल्दी से देखते किस किस को याद है। तो इस सिचुएशन को 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, 2, और इसको मैं बोलता हूँ 3, ठीक है? तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ 1 से 2 में। 1 से 2 में क्या लगा रहा हूँ? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। 2 से 3 में भी लगा सकता हूँ। क्या लगाऊंगा बताओ? ये हो जाएगा 8 - 8 इज इक्वल टू 2 + 4 इंटू वीसी। तो वीसी कितना आ गया? 0। आई बात समझ में? भाई बेसिकली ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही तो है। मैंने आपको ये बताया था कि जो वी कॉमन है बेसिकली वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर ही आती है, m1v1 + m2v2 अपन m1 + m2। देखो ध्यान से, वही तो है ये हो गया m1v1 + m2v2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, ये vc हो गया। चलो vc निकल के आ गया, v कॉमन निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो अब क्वेश्चन नंबर मैं करने जा रहा हूँ थर्ड।
इसका नाम ABC रख देते हैं। A B C। तो हमने जो इक्वेशन लगाई है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, ये A से B में लगाई। ठीक है, चलिए अब मैं लिखूंगा इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। याद है किसी को इक्वेशन कैसे लगाई थी हमने, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कैसे फाइंड किया था? तो ये मैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकालने के लिए मैं जो इक्वेशन लगाऊंगा वो लगाऊंगा ए से बी के बीच में इम्पल्स मोमेंटम की इक्वेशन। तो इक्वेशन लगने वाली है ए से बी के बीच में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अच्छा कोई से भी मास के लिए हम लगा सकते हैं, 2 kg के लिए भी या 4 kg के लिए भी, दोनों से सेम आंसर हमारा आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको 4 kg के लिए लगा लेता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, चलिए रखो। तो मास कितना है 4 kg, तो मैंने यहाँ रखा 4। वी फाइनल, वी फाइनल का मतलब क्या हो गया, वीसी। भाई ए से बी में फाइनल क्या है, वीसी। तो क्या लिखूंगा, वीसी। और वीसी कितना है 0, माइनस वी इनिशियल। वी इनिशियल कितना है 4 kg का, ये है -2। तो यहाँ पे डालूंगा -2। कितना आ गया ये, 8 आ गया। तो 8 हमारा आंसर हो गया, 8 किलोग्राम। क्या निकाल रहे हैं, इम्पल्स निकाल रहे हैं ना। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। देखिए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन की जो डिफॉर्मेशन होते वक्त जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जब हुआ है उस वक्त जो इसमें एनर्जी स्टोर हुई है वो कहलाती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, तो देखो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखो सिस्टम की नेट एनर्जी तो बैलेंस रहती है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है। मतलब जितना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ होगा, भाई इनिशियल कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में जितना लॉस हुआ होगा वही वही डिफॉर्मेशन एनर्जी में स्टोर हो गया होगा। तो मतलब ये मैं लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की एनर्जी है ना। तो एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन को मैं ईडी लिख देता हूँ, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, इज इक्वल टू, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम लॉस। तो मैक्सिमम लॉस कहाँ होगा, यही होगा, क्योंकि यहीं पे जो वेलोसिटी होती है वही मिनिमम होती है ना। उसके बाद तो फिर वेलोसिटी बढ़ जाती है। मैं वेलोसिटी मत बोलो, काइनेटिक एनर्जी बोलो। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सिस्टम की मैक्सिमम होती है। उसके बाद जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। तो जो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का वो सब किस में चला गया, डिफॉर्मेशन में। उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इससे तो ज्यादा ही होगी, राइट। इसके बराबर भी हो सकती है, कब, अगर ये E बराबर 0, मतलब ये परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है, तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो जाता है, फिर डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है ना भाई, उसमें यहीं तक केस होता है। अगर E बराबर 0 होता है तो उसमें डिफॉर्मेशन होने के बाद दोनों साथ साथ नहीं चलते। तो देखो ये BC वेलोसिटी से चलते जाते हैं आगे। खैर आपको बात समझ में आ गई कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का मतलब है कि ए से बी तक कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया है, दैट इज मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की एनर्जी। तो ये इक्वेशन में कहां से कहां तक लगाऊंगा, ए से बी तक, क्योंकि मैं जानता हूं क्योंकि जो लॉस है काइनेटिक एनर्जी का वो ए से बी में मैक्सिमम होगा। चलिए, तो क्या लिखे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ मास, मास कितना है 2, और वेलोसिटी है 4 का स्क्वायर, प्लस हाफ मास है 4 इंटू वेलोसिटी है 2 का स्क्वायर। इस तरीके से दोनों पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया। कोई दिक्कत, ये होगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, माइनस
काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिखोगे बताओ। अब भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी वीसी कितनी है, ये जीरो। हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वीसी कितनी है जीरो, वीसी कितनी है जीरो, तो हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो बस ये आंसर आ गया आपका। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की एनर्जी कितनी आ गई, सॉल्व कर लो इसको। ये आ गया 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24 जूल। ये आंसर आ गया, ठीक समझ गए। और आखिरी क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें निकालना है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो अब इक्वेशन कहां से कहां तक लगानी पड़ेगी हमें, इक्वेशन लगाएंगे हम बी से सी तक, क्योंकि यहीं पे हो रहा है ना रिफॉर्मेशन, यहीं पे लग रहे हैं रिफॉर्मेशन के फोर्स, तो यहीं से हमें उसका इम्पल्स भी मिलेगा। तो मैं इक्वेशन लगाऊंगा बी से सी तक, किसी भी मास के लिए लगा सकते हो, 2 kg या 4 kg के लिए, तो मैं वापस से 4 kg के लिए ही लगा देता हूँ। तो मैं लिखूंगा मास इंटू वी फाइनल माइनस इनिशियल, तो मास कितना है 4, फिर यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4 की, वी मानिए ना हमने, वी वेक्टर माइनस इनिशियल क्या थी सी, वी सी वेक्टर, समझ गए। तो 4 इंटू वी वैक्टर कितना आ गया 1 आया है, और वी सी कितना आया है 0। तो देखो कितना आ गया है, 4 आ गया, 4 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। चलिए हो गया आपका क्लियर ये। अच्छा ये सवाल तो हो गया, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। बाकी मैं एक चीज और आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। आपको याद है हमने ई की इक्वेशन के दो फॉर्मूले लिखे थे, जो बच्चा रिवाइज करता है उसको पता होगा, हमने ई की इक्वेशन के दो फॉर्मूले लिखे थे। एक तो हमने ये लिखा था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इससे पहले एक फॉर्मूला और लिखा था इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, याद करो लिखा था। चलो एक बार, तो हम इससे तो बहुत बार निकाल चुके हैं, लेकिन ये कभी यूज में नहीं लिया इम्पल्स वाला। तो आज देखो मैं बताता हूँ, देखो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकाला हमने, कितना आया 4, रखो वैल्यू। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कितना है 4, रख दिया। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन भी निकाला था हमने, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कितना है 8, 8 रख दिया हमने यहाँ पे। बताओ कितना आ रहा है, ई की वैल्यू कितनी आई, हाफ आई क्या यहाँ से इम्पल्स के फॉर्म। और वैसे हमने जब निकाली थी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन उससे भी कितनी आई थी बताओ, उससे भी हाफ निकल के आया था, सेम आया ना। तो बेसिकली वो इसी से डराइव्ड हुआ है, तो वो कोई बात नहीं, बट कभी यूज नहीं किया तो इसलिए मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा में ये निकाल के दिखा दिया कि देखो इम्पल्स से भी हम निकाल सकते हैं। समझ गए। चलिए कोई डाउट है इस क्वेश्चन में आपको किसी को। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ ये वाला। तो क्या है क्वेश्चन, इन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस a ball of mass capital M moving at a speed v makes a head-on collision with an identical ball at rest. The kinetic energy of the balls after the collision is 3 by 4 of the original kinetic energy. Find the coefficient of restitution. करिए। चलिए करें। तो ऐसा मैंने इनिशियल डायग्राम बना दिया इनिशियल क्वेश्चन को पढ़ के कि दोनों का आइडेंटिकल मास है, तो मास तो सेम हो गया एम एम, और एक रेस्ट पे है और एक वी वेलोसिटी से चल रही है। फिर टक्कर हुई, कॉलिजन हुआ, और कॉलिजन के बाद क्या बोला है, कुछ बोला नहीं है, बस हमें काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन दी है। तो हम ऐसा करते हैं, अपने मन से मान लेते हैं कि भैया एक की वेलोसिटी v1 और दूसरे की वेलोसिटी v2। तो इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं टकराने के बाद v1, और इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद v2। ये मास कैपिटल एम, इसका मास कैपिटल एम। ठीक, मास में तो कोई असर नहीं पड़ा है। तो हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। वेलोसिटीज भी हमें नहीं पता है, ई की वैल्यू भी नहीं दी है, वो तो पूछी ही है। ओके, पर हमें एक जानकारी दी है ये, तो करते हैं चलो सॉल्व। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लगा देते हैं हमारी, भाई जो पता है वो तो लगाएं। तो हम जानते हैं कि इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर देते हैं, कर दें। तो बताओ कितना हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम,
m इंटू वी प्लस 0 क्योंकि रेस्ट पे है, बराबर फाइनल कितना हो जाएगा, m इंटू वी वन प्लस m इंटू वी टू। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई क्या, m हटा दूं यहाँ से तो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल गई, v बराबर वी वन प्लस वी टू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, और दूसरी इक्वेशन किसकी लगा दूं मैं, e की। तो e की इक्वेशन क्या है बताओ, e इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो जो मैंने मानी है उस हिसाब से v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है v। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन और मिल गई कि ई वी बराबर वी टू माइनस वी वन, ये हमें मिल गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम v1 और v2 का वैल्यू निकाल सकते हैं e और v के टर्म में। कर सकते हैं, कर दो फिर। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके, तो पहले दोनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो देखो, ये v1 प्लस में है, e1 माइनस में, तो कट जाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमें v2 प्लस v2 2v2 इज इक्वल टू v प्लस ev, है ना, यही मिलेगा, लिख दूं डायरेक्ट, 2v2 इज इक्वल टू v प्लस ev। तो यहाँ से v2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, v2 की वैल्यू निकल के आ गई, v कॉमन ले लें तो ये आ गई v/2 1 प्लस e। और इसी तरीके से मैं v2 की वैल्यू डाल दूं तो मुझे v1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो बताएगा v1 की वैल्यू कितनी आएगी। देखो भाई, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं v1 बराबर इस फर्स्ट इक्वेशन से v1 बराबर कितना लिखूं, v माइनस वी टू। तो v माइनस वी टू रख दो वैल्यू, v2 की वैल्यू रख दोगे आप, तो कितनी है v2 की वैल्यू, v/2 माइनस ev/2। समझ में आया कैसे किया मैंने, ये अंदर रख के डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, अब आप इसमें एलसीएम निकालो, एलसीएम रखो, मतलब एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे तो बन जाएगा v/2 1 माइनस ई। ठीक है, तो ये v1/2 की वैल्यू मिल गई, इसमें किसी को दिक्कत है क्या। ये आ गया v1 और ये आ गया v2। ये हमसे पूछा नहीं है v1 v2, लेकिन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन दिया है काइनेटिक एनर्जी में, कि जो काइनेटिक एनर्जी अब हो गई टकराने के बाद वो इनिशियल की 3/4 है। वही तो ठीक है फिर। अब हम, ये तो हमने सॉल्व करके v1 और v2 की वैल्यू निकाल दी इन द टर्म्स ऑफ e एंड v। अब हम यूज करेंगे ये वाला रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी वाला। तो क्या है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, कि जो काइनेटिक एनर्जी है टकराने के बाद, तो मैं लिख देता हूँ, टकराने के बाद दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। ये क्या है, आफ्टर कॉलिजन मैंने लिखा है इधर की साइड, ये हो गया आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी है, 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, बिफोर कॉलिजन वाली। अब बिफोर कॉलिजन तो केवल फर्स्ट वाले पार्टिकल के पास, इसलिए दोनों लिख देता हूँ। ये हो गया बिफोर कॉलिजन, और यहाँ पे भी मैं 1 और 2 लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। चलिए, तो ये आफ्टर कॉलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी बताओ कैसे लिखूंगा। तो एक की वेलोसिटी मैंने v1 मानी है, एक की वेलोसिटी v2 मानी है, भाई मानिए ना, एक की वेलोसिटी v1 एक की वेलोसिटी v2। चलिए बताइए क्या लिख दूं। तो मैं लिखूंगा हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर बराबर 3/4। काइनेटिक एनर्जी 1 कितनी है, हाफ m v स्क्वायर, क्योंकि वो v वेलोसिटी से चल रहा है, प्लस इनिशियली दूसरा पार्टिकल तो चल ही नहीं रहा है, तो 0 हो गया। अरे बात समझ में आई।
भाई बिफोर द कॉलिजन, देखो देखो देखो, बिफोर द कॉलिजन एक तो रेस्ट पे है तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। थर्ड इक्वेशन है, ये हमें मिल गई तीसरी इक्वेशन, और यहाँ पे v1 और v2 की वैल्यू पता है इन द टर्म्स ऑफ e एंड v, तो वैल्यू रखनी है, m से m काट दो, हाफ काट दो। तो ये इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से मिली कि v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बराबर 3/4v²। यहाँ पे अब वैल्यू रख दो v1 की, v1 की वैल्यू कितनी आई है, देखो v1 की वैल्यू ये v/2 1 माइनस ई, तो v/2 1 माइनस ई का स्क्वायर, तो v/2 1 माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस v2 कितना है, v/2 1 प्लस ई का होल स्क्वायर बराबर 3/4v²। इसको सॉल्व कर दो, क्या मिल जाएगी इसको यहाँ से हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी, बताओ मिलेगी या नहीं मिलेगी देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ से v/2 को कॉमन निकालूंगा बाहर, तो v, देखो ध्यान से, स्क्वायर है ना, तो ये कितना है v² से गया v², और यहाँ से 2 की पावर 2 दूनी 4, तो 4, 4 से गया 4। तो क्या बनी फाइनल इक्वेशन हमारी, यहाँ से मिला 1 माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, तो ये मिला 1 माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई का होल स्क्वायर बराबर, इधर कितना बचा 3। इसको सॉल्व करना है बस आपको, तो ओपन करो काटो पीटो, तो ये मिल जाएगा आपको 2e² इज इक्वल टू 1, और फिर e² यानी e की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। यही पूछा था आपसे भाई, e की वैल्यू आ गई, अब आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो भाई। e की, वैसे तो e पूछा था है ना, आ गई e की वैल्यू। ओके, अब v1 v2 भी निकाल सकते हो इन द टर्म्स ऑफ b। तो दोस्त बताओ, बात समझ में आ गई, देखो है ना अच्छा सवाल, मतलब हमें निकालना क्या था और कहाँ से चले, हम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर v1 v2 निकाला, फिर हमने जो क्वेश्चन दिया था उसका यूज करके, और फाइनली ई की वैल्यू निकाल दी। लेकिन काफी बड़ा तरीका हो गया राइट, इसका एक छोटा तरीका और है, उस छोटे तरीकों को करने से पहले हमें एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। देखो मेथड 2, तो इस मेथड 2 में एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, फॉर्मूला किसका है, डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन एनी टाइप ऑफ कॉलिजन। तो पहले फॉर्मूला सीखो क्या है, जो हमने काइनेटिक एनर्जी लॉस निकालते हैं ना भाई, काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालते हैं, आपको निकालना सिखाया मैंने, कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इस फॉर्मूले को मैंने सॉल्व किया पूरा अच्छे से अननोन टर्म में। अननोन टर्म में कैसे, देखो मैं उसको भी बताता हूँ। अननोन टर्म में कैसे, कि मैंने मान लिया कि दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं और टकराने से पहले इनकी वेलोसिटी कुछ, मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो एक फॉर्मूला डराइव किया गया है, ये इस क्वेश्चन का नहीं है, मतलब एक जनरल बता रही है, तो मैंने डायग्राम को बस कॉपी कर लिया ताकि मेरे को बनाना ना पड़े। तो इस तरीके से, और मास भी अलग अलग लेके मैंने इस मास को m1 बोल देता हूँ और इसको m2 बोल देता हूँ, और ये u1 से जा रहा है, ये u2 से जा रहा है, ऑब्वियस है u1 इज ग्रेटर देन u2, तो टक्कर होगी। और इस टक्कर का जो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है वो e दे रखा है राइट, ठीक है। अब ये टक्कर होगी और टक्कर होने के बाद इनके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, ये टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद इनकी वेलोसिटी ये चेंज हो गई, ये तो हो गई v1 और ये हो गई v2, टक्कर होने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 और ये वेलोसिटी v2। तो इस पूरे को अब देखना, ये v1 v2 में ड्राइव कर सकता हूँ, v1 v2 में निकाल सकता हूँ। सबसे पहले क्या करूंगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा, ई की इक्वेशन लगाऊंगा, तो v1 और v2 मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया, और सब बहुत बार हम कर चुके हैं, ठीक है, ये सारी चीज मैं कर चुका हूँ। उसके बाद ये मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया, यहाँ पे मैंने सबकी वैल्यू रख दी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई, तो क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में मैं लिखूंगा हाफ m1 u1 का स्क्वायर
प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई, फिर माइनस लगाया मैंने, फिर माइनस लगा के फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, और इस चीज को मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे v1 v2 की वैल्यू को भी सॉल्व करके, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की इक्वेशन लगा के सॉल्व करके, जब फाइनल फॉर्मूला निकला जो आपको याद रखना है काइनेटिक एनर्जी में लॉस का, जो याद रखना है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, वो आया हाफ म्यू, म्यू इंड्यूस्ड मास पढ़ा था ना हमने, रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी की जो रिलेटिव होती है ना वो, जैसे यहाँ पे u1 भी आगे है u2 भी आगे है, तो यहाँ बन गया था u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इस तरीके से। तो याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम लॉस का, जब ई बराबर 0 होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, तो उसमें ई बराबर को अगर 0 रख दोगे आप, तो ये टर्म, तो ये जो टर्म बनी, ये जो एक फॉर्मूला बना, ये मैंने बताया आपको, रिवाइज करते हो आप तो आपको याद आ जाएगा, नहीं आया तो रिवाइज करना। लेकिन वो मैंने बताया था केवल परफेक्टली इनइलास्टिक में, लेकिन अब ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ये आप किसी भी, जब ई की वैल्यू कुछ भी हो, तब आप ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे भाई, ये क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई करें क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, तो अभी क्वेश्चन करते हैं इससे, है ना, मेथड 2। तो मैं यहाँ से मेथड 2 हटा देता हूँ, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए मेथड 2, तो इसके लिए हम वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन से लाते हैं डायग्राम, कि भाई ये नीचे हमारा क्वेश्चन था और हमसे पूछा गया था कि अगर इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, 3/4 हो जाए ओरिजिनल की, है ना, काइनेटिक एनर्जी अगर ओरिजिनल की 3/4 हो जाए तो ई की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ, अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की 3/4 हो गई तो लॉस कितना हुआ, बता सकते हो। भाई हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली, वो मान लो के ई थी, ठीक है, लेकिन जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो गई, 3/4 ऑफ के ई। उल्टा लिख देते हैं इसको, समझ में आ गई बात, चाहो तो ऐसे लिख देता हूँ कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लो ई थी, अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये बोल रहा है 3/4 ऑफ इनिशियल हो गई, तो लॉस कितना हुआ बता सकते हो, लॉस ई माइनस 3/4 ई, तो लॉस कितना हो गया, हाँ E/4 का लॉस हो गया। ठीक है, और ई की वैल्यू कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी है ना कि एक पार्टिकल तो चल ही नहीं रहा है, दूसरा पार्टिकल वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले को आप यूज कर लो। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के लॉस में कितने डाल दें, E/4, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस में वैल्यू डाल दी E/4 बराबर हाफ की जगह हाफ लिखा, m1 m2, तो m इंटू एम अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया 2m, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, तो u1 और इसकी वेलोसिटी तो 0 है, तो ये कितना हो गया v स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। भाई ई की वैल्यू तो निकालनी है, ई की वैल्यू हमें पता नहीं है ना। चलिए ये स्मॉल ई की बात कर रहा हूँ मैं, स्मॉल ई मतलब कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, यही तो हमें पता नहीं है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, अरे बोलो,
चलिए सॉल्व कर दो इसको। तो यहाँ पे जो कैपिटल ई है वो है हमारा हाफ एम बी स्क्वायर, तो कैपिटल ई की जगह मैं रख देता हूँ हाफ एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बराबर ये हाफ, और यहाँ कितना बचा, एक एम से एक एम गया, तो ये हाफ एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बचा। कुछ इस तरीके से लिख दूं, हाफ एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो क्या गया, कौन कौन कट रहा है, हाफ एम बी स्क्वायर से हाफ एम बी स्क्वायर गया, और यहाँ 2 से ये गया, तो क्या बचा, इधर बचा 1/2 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बचा ई स्क्वायर बराबर 1/2। तो आंसर कितना आ गया, ई बराबर 1/√2। समझ गए? छो, बताओ छोटा हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये कितने में हो गया, लंबाई देख लो इसकी, आया ना सेम आंसर ई का। तो ये हो गया इतने में, और जब मेथड 1 से किया हमने तो देखो ये कितने सारे बड़े में हुआ था, फिर यहाँ इतनी बड़ी इक्वेशन सॉल्व की। समझ गए? तो आप ये वाली चीज याद रख सकते हो, सही रहेगा। चलिए तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, काफी जगह काम आएगा आपको, है ना। मैंने आपको बता दिया कैसे मैंने डराइव किया, इसको पूरे को सॉल्व करके एक्चुअल वैल्यू जब इसमें पुट करोगे, भाई u1 u2 तो यही रहने वाला है, v1 v2 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, e की इक्वेशन लगा के और मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के, फिर आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो ठीक, पर डायरेक्ट हम ऐसे करके इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए चलिए ये वाला क्वेश्चन करूँ, इसमें एक डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम में बना देता हूँ। करिए, 3 blocks are initially placed as shown in the figure। इस तरीके से 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, ब्लॉक A has mass m and initial velocity v, इसके पास वेलोसिटी भी है, टू द राइट इस तरीके से, एंड ब्लॉक बी विद मास m एंड सी मास m इनिशियली एट रेस्ट, नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन, यहाँ पे सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऑल कोलिजन आर इलास्टिक, सभी टक्कर इलास्टिक हैं। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए की अंत में एकदम लास्ट में क्या वेलोसिटी होगी बतानी है। चलिए तो जैसा कि बोला है कि सारी कोलिजन इलास्टिक हैं, तो सबसे पहले ए बी से टकराएगा, तो बताइए क्या होगा, कोलिजन इलास्टिक है और दोनों ब्लॉक्स का मास सेम है, दोनों ब्लॉक्स का मास सेम है, जब ए बी से टकराएगा बताइए क्या होगा, जब ए बी से टकराएगा तो ए रुक जाएगा
और v के पास ये वेलोसिटी आ जाएगी v। सही है ना? बोलो, a तो रुक जाएगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी ना। ये ऐसे टकराया तो a की वेलोसिटी तो 0 हो गई और v के पास ये v वेलोसिटी आ गई और ये v वेलोसिटी के साथ c को टकराएगा। अरे बोलो, टकराएगा कि नहीं टकराएगा? तो जब ये सी को टकराएगा तो टकराने के बाद इनके पास क्या क्या वेलोसिटी होगी तो वो हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है ना, दोनों का मास अलग अलग है। तो क्या करें सबसे पहले कि ब्लॉक बी एंड सी के लिए, ब्लॉक बी एंड सी के लिए हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें। भाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दे तो इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन बना लेते हैं, ताकि वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल सिचुएशन है। तो फाइनल सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी v नहीं रहेगी, इनकी वेलोसिटी कुछ हो जाएंगी। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी बदल के v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी बदल के v2 हो गई। पहले c कितने पे, रेस्ट पे है, ऐसा ही होगा। बोलो, बना दिया मैं डायग्राम, सही है। अब p इनिशियल लिखो, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मैं b और c के लिए ले रहा हूँ, a का तो कोई मतलब ही नहीं है अभी, b और c के लिए। तो मैं लिखूंगा m इंटू वी प्लस c तो रेस्ट पे है बराबर फाइनल कितना हो जाएगा, m इंटू वी वन प्लस 4m इंटू वी टू। एम से एम गया तो एक इक्वेशन बन गई हमारी, v इज इक्वल टू वी वन प्लस 4v2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, e की इक्वेशन। तो e बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो मैंने जिस हिसाब से वेलोसिटी मानी है तो उस हिसाब से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बन जाएगा v2 माइनस वी1। एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या रहेगा, v, और e की वैल्यू क्या रहेगी 1, क्योंकि कैसी है, इलास्टिक। तो यहाँ से इक्वेशन बनी v बराबर v2 माइनस वी1। बढ़िया। क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इक्वेशन को हमने जोड़ दिया तो क्या होगा बताओ, इधर प्लस v1 इधर माइनस वी1 कट जाएंगे, इधर 4v2 और ये v2 मिलके बन जाएंगे 5v2। तो ये आ जाएगा 2v बराबर 5v2 और v2 हमें मिल जाएगा 2v/5। लेकिन ये हमारा आंसर थोड़ी है, हमारा आंसर तो है a की फाइनल वेलोसिटी, और v2 तो किसकी, c की वेलोसिटी है ना। ये तो किसकी है, ब्लॉक c की। अब बताओ ब्लॉक v की वेलोसिटी यानी कि v1 कितना आएगा। तो v1 बराबर मैं क्या लिख दूं, यहाँ से v1 बराबर हो गया v2 माइनस v। तो v2 कितना है, 2v/5 माइनस v। तो कितना आ गया है v1 बराबर -3v/5। तो -3v/5 का क्या मतलब है, -3v/5 का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि जो ये किस ब्लॉक की वेलोसिटी है, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, दिस v1 इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक p, है ना। अब देखो ध्यान से क्या हुआ कि ब्लॉक v के पास जो वेलोसिटी आई वो हमने जो मानी उससे अपोजिट डायरेक्शन में आई। अपोजिट डायरेक्शन में आई मतलब कि जो ब्लॉक v है, ये जो ब्लॉक बी है इसका डायग्राम बना लें एक बार और फिर से। देखो यहाँ फाइनली क्या हो रहा है इस जगह पे, चलिए तो बताओ हुआ क्या, टकराने के बाद बी और सी के टकराने के बाद क्या हुआ कि ये सी के पास तो वेलोसिटी आ गई v2 जो हमने निकाल दी, आप देख सकते हो। और ये जो v1 आई वो नेगेटिव में आई, v1 मतलब इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद जो आई, जो हमने v1 मानी थी वो आगे की तरफ मानी थी, है ना। पर वो टकराने के बाद हमें पता लगा कि ये v1 तो अपोजिट डायरेक्शन में आई, और कितनी आई, ये आई देखो यहाँ 3v/5, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ये आई 3/5।
तो बताइए क्या होगा अब ये v a से टकराएगा, फिर वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे ये दोनों, और वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे तो जो फाइनल a की वेलोसिटी है, वो फाइनल a की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी 3v/5। ठीक है, तो फाइनल आंसर ये आ गया आपका। तो जो ए ब्लॉक की वेलोसिटी है वो आ गई 3v/5 किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, आ गया समझ अच्छे से। चलिए, तो इस तरह से हमने हेड ऑन कॉलिजन के कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, हम अच्छी तरह सीख गए। मतलब हेड ऑन कॉलिजन में बेसिकली दो इक्वेशन लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की इक्वेशन। उसके अलावा हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कर लिए, तो हम सीख गए कि क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे ऑब्लिक कॉलिजन और फ्री बॉडीज। फ्री बॉडीज तो मतलब तो देखो, एक जो मैंने आपको एक केस बताया था, यहाँ पे ध्यान करो। ये वाला देखो, इसमें एक तरीके से कॉलिजन टेढ़ा हो रहा है ना, मतलब है तो ये ऑब्लिक कॉलिजन, लेकिन ये जो नीचे बॉडी है ये फ्री नहीं थी। फ्री का मतलब बहुत हैवी थी, तो इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाए, तो सीधी ई की इक्वेशन हमने लगा दी। लेकिन अब हम ऑब्लिक कॉलिजन पढ़ रहे हैं, जब दोनों ऑब्जेक्ट फ्री हैं, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, दूसरे की वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो यहाँ हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चंस तो करेंगे, बाकी एक बार थ्योरी समझ लो कि ऑब्लिक कॉलिजन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, समझाया था ना, कि जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन डिफरेंट हो तो उसे हम कहेंगे, और टक्कर हो तो उस केस को हम कहेंगे ऑब्लिक कॉलिजन। ये बात समझ में आ गई? ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, जब मैंने आपको लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन पढ़ाया था। चलिए, तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, और क्या इसमें ई की इक्वेशन लगेगी या नहीं लगेगी, तो पढ़ते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन द सिस्टम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, सही बात है कि यहाँ पे जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसके अलोंग, भाई हेड ऑन में भी तो ऐसे ही करते थे हम, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही मोमेंटम को कंजर्व करते थे। लेकिन हेड ऑन में तो क्या होता था कि ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है यही लाइन ऑफ मोशन है, तो हम इसके अलोंग ही इसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते थे। लेकिन अभी जो टक्कर होगी कुछ ऐसी होगी कि एक पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, फिर ये टकराएंगे, तो लाइन ऑफ कॉलिजन कुछ इस तरीके, सॉरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से आएगी। तो हम यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन इसी डायरेक्शन में लगा पाएंगे। ठीक है भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन हम इसी डायरेक्शन में लगा पाएंगे। अच्छा भाई, ठीक है, तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, यानी कि मोमेंटम कंजर्व ऑन इंडिविजुअल बॉडी। इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम कंजर्व का मतलब है कि अ, अभी मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा, बट यहाँ पे देख लो आप कि जैसे ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो जो वेलोसिटी टकराने के पहले है वही वेलोसिटी टकराने के बाद में भी होगी, क्योंकि उस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगा ही नहीं है, तो वेलोसिटी चेंज क्यों होगी? तो मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन इंडिविजुअल बॉडी, तो मतलब यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, और कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन तो लगेगी लगेगी इसमें, इक्वेशन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन तो लगेगी, पर किस डायरेक्शन में? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये तो हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में लगती है, राइट? ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं इसको। तो में डायग्राम दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट इम्पैक्ट इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से, इस तरीके से ये हो गई एक सरफेस, और ये फिक्स्ड है।
अब एक बॉल है जो वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरीके से ड्रॉप होती है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से टकराएगी, ये यहाँ से इस तरीके से इस पे टकराएगी। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि ड्रॉप होती है, यहाँ पे टकराती है, और टकराने के बाद क्या होता है, इसकी वेलोसिटी जो है, देखो, बिकम हॉरिजॉन्टल। ये टकराने के बाद ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली चली जाती है इधर, इस तरीके से, किसी वेलोसिटी से, हमें नहीं पता क्या है इसकी वेलोसिटी, पर चली जाती है इधर। ठीक है, ये दे रखा है और ये एंगल थीटा दे रखा है। क्या बताना है आपको? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आपको फाइंड करना है, ये डायग्राम दिया हुआ है, करिए। तो यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया, बॉल टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टकराने के बाद ऐसे चली गई। तो आपको इस मोशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, निकालिए। चलिए, ये ऑप्शन दे दिए, इनमें से कोई एक आंसर है, आपको फाइंड करना है, करो। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। फॉर्मूला वही है, उसी को अप्लाई करना है, तरीके से ढंग से अप्लाई करना है, करो, बढ़िया आंसर निकल के आएगा। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया है, अब देखो सॉल्व कैसे करना है इसको। तो एक बॉल को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, ये बॉल आई, कुछ वेलोसिटी इसकी बढ़ गई होगी, टकराने से जस्ट पहले इसकी कुछ वेलोसिटी u हो गई होगी, मान लेते हैं टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी u है, ठीक है। फिर ये टकराई और टकरा के इस तरीके से निकल गई, और यहाँ वेलोसिटी इसकी v मान लेता हूँ कि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। तो ये मैं ड्रॉप हटा देता हूँ, मैं मानता हूँ कि इस बॉल को हमने छोड़ा छोड़ा छोड़ा, और ये टकराने के जस्ट पहले की बात है, और टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी अब हो चुकी है, u वेलोसिटी इसकी हो चुकी है, राइट। तो टकराने के जस्ट पहले की बात मैं कर रहा हूँ, ये वेलोसिटी इसकी u मान लेते हैं, हो गई होगी कितनी, और टकराने के जस्ट बाद इस तरीके से बॉल निकली, तो इसकी वेलोसिटी v हो गई यहाँ पे। कोई दिक्कत है इसमें? सिर्फ माना है u एंड v, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, ओके, वेरी गुड। अब जरा बात कर लेते हैं कि जब ये बॉल टकराई होगी, यहाँ पे टकराई होगी, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट किस दिशा में आया होगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी बता दो एक बार, कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट किस दिशा में आया होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की दिशा क्या होगी? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे आता है? इस तरीके से आया होगा, कॉमन नॉर्मल, बॉल का भी नॉर्मल, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बिल्कुल सही बात है, तो ये आ गई लाइन ऑफ इम्पैक्ट। किसी को दिक्कत है इसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट में? ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट करा भी चुके हैं ऑलरेडी सवाल, लाइन ऑफ इम्पैक्ट निकलवाते टाइम मैंने ये एग्जांपल लिया था। तो अब हमारे कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, कि जो ई की इक्वेशन हम लगाएंगे वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की दिशा में वेलोसिटीज वाली लगाएंगे, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होंगी वो टकराने के जस्ट पहले और जस्ट बाद तो सेम ही रहेंगी। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट कर लेते हैं इन वेलोसिटीज के अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इस तरीके से यहाँ भी ये हो गया अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और ये हो गया परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। चलिए बताइए, थीटा बीटा निकालो और जल्दी से कंपोनेंट करके मेरे को बताओ। तो ये तो हम जानते ही हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, बहुत बार किए ऐसे कंपोनेंट हमने, है ना। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा। भाई mg के कंपोनेंट करते थे, वैसे ही तो है, mg नीचे ही तो होता था, उसके कंपोनेंट कैसे करते थे? तो ये वाला होता था mg cos थीटा, ये वाला होता था mg sin थीटा। वैसे ही अब इधर थीटा निकालते हैं हम, है ना। तो देखो ध्यान से, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये वाला जो एंगल है वो थीटा हो जाएगा, तो मतलब ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा। तो ये वाला एंगल आ गया थीटा, मतलब ये हो गया v cos थीटा, और ये हो गया v sin थीटा। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कंपोनेंट हो गए। अब मैंने अभी अभी आपको क्या पढ़ाया था,
कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, भाई लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ u cos थीटा है, ये v sin थीटा है, तो ये तो चेंज हो गई है ना, कुछ असर पड़ गया यहाँ तो, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज होती हैं वो एज इट इज रहती हैं, सेम रहती है। तो मैं क्या लिखूं, परपेंडिकुलर टू एल ओ आई वेलोसिटी सेम रहेंगी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ u sin थीटा इज इक्वल टू v cos थीटा। तो यहाँ से एक रिलेशन मुझे मिल गया, क्या, tan थीटा का रिलेशन मिल गया मुझे यहाँ से कि u इक्वल टू v tan थीटा, हाँ सॉरी, v इक्वल टू u tan थीटा। ओके, तो ये बन गया, यहाँ से cos थीटा को इधर ले आया तो u tan थीटा बराबर v। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमें, ठीक है। कैसे मिली समझ में आ गया, देखो मैंने साइड में लिख दिया, परपेंडिकुलर टू द LOI, परपेंडिकुलर टू LOI वेलोसिटी विल बी सेम, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। दूसरा काम क्या करें, एक इक्वेशन लगा दें अब, भाई ई तो निकालना है ना फाइनली। तो एक काम तो ये कर दिया हमने, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, और दूसरी इक्वेशन हम ई की इक्वेशन लगा देते। भाई मोमेंटम तो यहाँ कंजर्व कर नहीं सकते, बताओ क्यों नहीं कर सकते मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि ये फिक्स्ड है ना, तो इसकी तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई है। इंक्लाइन प्लेन भाई जिससे टकरा रहा है एक तरीके से धरती हो गई ना ये, हाँ फ्री नहीं है ये, इसलिए नहीं कर सकते। अब ई की इक्वेशन लगा दो, तो ई बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन divided by velocity of approach along the line of impact, velocity of separation divided by velocity of approach, ये ध्यान रखना है, ये किधर लगेंगी, along the line of impact, ठीक याद रहेगा, ठीक है भाई। लिखो velocity of separation, लिखो along the line of impact after the collision के बाद। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये तो रुका पड़ा है, ये तो कुछ है नहीं, लेकिन ये देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन ये है, तो ये दूर जा रहा है ना, ये v sin थीटा से दूर जा रहा है, तो कितनी हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितना हो गया v sin थीटा डिवाइडेड बाय v sin थीटा, समझ में आ गया। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कॉलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये तो दूर जा ही नहीं रहा है, अगर ये भी चलता तो इसकी भी हमें कंपोनेंट कुछ करने पड़ते, पर अब करवाएंगे बाद में, अभी केवल ये चल रहा है, तो v sin थीटा। और बिफोर द कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो गई, u cos थीटा, ठीक है भाई। और एक रिलेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, v की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो v की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, v की वैल्यू पुट की तो कितना हो गया, u tan थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा। तो आंसर कितना आ गया बताइए, u से u गया, tan स्क्वायर थीटा आंसर आ गया, सिंपल था ना। हो गया, समझ में आया। चलिए समझ गए आप, चलो अगला सवाल कर लो। इसमें भी डायग्राम देना है मेरे को, रुको। तो डायग्राम कुछ ऐसा ही है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई है बॉल की। इस बार डायरेक्शन चेंज हो गई, कैसे, इस बार बॉल ऐसे आ रही है, ये आपको करना है ना, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, लगभग सेम है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है,
यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी है, वेलोसिटी की वैल्यू ये है और थीटा मैंने दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, और इसको अपन बोल देते हैं कि बहुत भारी है ये। बहुत भारी किसकी तरह ट्रीट करते हैं, लगभग फिक्स की तरह ही, तो फिक्स ही रहने देते हैं। चलो, तो देखो क्वेश्चन क्या है। इफ आफ्टर द इम्पैक्ट द बॉल मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब बॉल इस तरीके से आई, टकराने के बाद ऊपर चली गई, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। करिए, इसका आंसर निकाल के दो, फाइनल आंसर ई की वैल्यू का। चलिए, क्वेश्चन तो आपको क्लियर ही है, तो हमने डायग्राम बना लिया और सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या क्या दे रखा है हमें, तो बता रखा है कि ये जो बॉल है वो इधर आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक, और बॉल ऐसे ऊपर जा रही है, हमें नहीं पता कितने से जा रही है, तो इसको हम v वेलोसिटी दे देते हैं। अब क्या करें, जो काम पहले किया, कंपोनेंट करेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो सेम ही रहेगी। तो एक तो हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, और एक हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर। ठीक, वैसे ही इस v के कंपोनेंट करेंगे अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर। चलो करो, कंपोनेंट कितने आ रहे हैं बताइए, कंपोनेंट करो। तो एंगल निकालते सबसे पहले, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अगर ये एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा, तो मैंने लिख दिया थीटा यानी 30 डिग्री। तो ऊपर वाला हो गया 10 cos 30, ये हो गया 10 cos 30, और ये हो गया 10 sin 30। आप चाहो तो वैल्यू रख दो cos 30 की, √3/2, ये हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही v के कंपोनेंट कर लेते हैं अब। चलिए v के कंपोनेंट करिए जल्दी से, थीटा फाइन करो, थीटा भाई दोबारा देखो, थीटा कैसे निकाल रहे हैं हम, देखो इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह, और इसको एक्सटेंड करता हूँ इस तरह। तो हम जानते हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, या ना mg के कंपोनेंट करते हैं तब। अब ये थीटा तो इसके सामने वाला एंगल क्रॉस एंगल ये थीटा हो गया, और ये थीटा तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला भी थीटा हो गया, राइट। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। तो मतलब ये हो गया v cos 30, और ये हो गया v sin 30 डिग्री। अब तो कर लोगे, कैसे करोगे अब जल्दी से बताओ, फिर इसमें थोड़ा सा चेंज करके इसको थोड़ा बहुत अच्छा सवाल बनाएंगे, काफी अच्छा सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर टू LOI, LOI के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो LOI की डायरेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली हो गई, तो ये दोनों समान हो गए, मतलब सेम हो गए। तो ये v sin 30 बराबर कितना आ गया 5√3, sin 30 कितना होता है 1/2, तो v बराबर कितना आ गया 10√3। समझ गए। अब ई की इक्वेशन अलोंग LOI, इक्वेशन ऑफ ई क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कॉलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कॉलिजन के बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है v cos 30, तो ऊपर आ जाएगा v cos 30, और नीचे कितना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कॉलिजन अप्रोच कितनी है 5, तो ये आ जाएगा 5। और v की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ 10√3, और cos 30 कितनी होती है √3/2 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया ये। तो हाइपोथेटिकल केस बन गया, ठीक है, लेकिन हमने मान ली कि ऐसा हो गया भाई, जो वैल्यू आ गई वो तो हमें देनी पड़ेगी, 3 आ गई ना। हाँ, तो आप बोलोगे की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, हाँ भाई होती है, लेकिन ठीक है क्वेश्चन बनाया ऐसा कुछ आया, तो हमें तो आंसर ये वाला लिखना पड़ेगा। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ और आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि इसमें चेंज मैं ये कर रहा हूँ कि जो इंक्लाइन प्लेन है ये रुका हुआ नहीं है,
समझ रहे हो? ये जो इंक्लाइन सवाल यही है, बट ये इंक्लाइन प्लेन भी चल रहा है, बहुत हैवी है इंक्लाइन प्लेन, बट ये इंक्लाइन प्लेन भी मूव कर रहा है। यहाँ बताया तो आपको क्वेश्चन, ये आपको करके लाना है। तो यहाँ पे इस फिक्स्ड को मैं हटा देता हूँ, इस फिक्स्ड की जगह मैं लिख देता हूँ वेरी हैवी, बहुत भारी है ये। ठीक है, बहुत भारी है ये, और ये इंक्लाइन प्लेन भी इसको मान लो अपन व्हील्स पे रख देते हैं ऐसा, तो और ज्यादा फीलिंग आएगी। ठीक है, इस तरीके से व्हील्स पे रखा हुआ है, और ये इंक्लाइन प्लेन भी आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। अब करना है आपको ये क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। क्वेश्चन सेम है, ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको करके लाना है। इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, सभी का आंसर आ जाना चाहिए, आंसर चेक करेंगे कल इसका, ठीक है। तो इफ आफ्टर द इम्पैक्ट बॉल मूव्स वर्टिकली अपवर्ड फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये डायग्राम है, बहुत भारी है ये, बहुत भारी मतलब टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी जो 10 है 10 ही रहने वाली है। तो अगली क्लास से हम इसे डिस्कस करेंगे, आपको मेरे को ये मैसेज करना है, ठीक, इसका आंसर। चलिए।